ये जो आज अब तो लास्ट हमारा सेशन है, हम पाकिस्तान पीस कोलिशन की बात करेंगे और हमारी फ्यूचर स्ट्रेटजीज कैंपेन, और जो हमारी कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस की डिक्लेरेशन वो जैसे मैंने कहा वो टाइप हो रही है। और साउथ एशिया पे हम शुरू कर रहे हैं, कुछ नेपाल की बातें और कुछ साउथ एशियन लेवल पे। शोभा जो नेपाल से आई हैं, इनका ताल्लुक है इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स कम्युनिकेशन। इनका अपना काम, और जैसे हम एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि ये भी वुमेन इन कॉन्फ्लिक्ट पर इनका काफी काम रहा है, खासतौर पे उन इलाकों में जहां माओइस्ट स्ट्रगल चल रही है। और हमने मिलकर एक साउथ एशियन वुमेन्स इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज बनाई है, जो एक्चुअली हमारे लाहौर में उसका दफ्तर है, और उस पर हम करिकुलम भी बना रहे हैं कि किस किस्म की पीस एजुकेशन हमने देनी है। इन्होंने नेपाल का कुछ इस पर काम किया है। अब हम शुरू कर रहे हैं शोभा के साथ। थैंक यू मैं सब पाकिस्तानी साथियों को शुक्रगुजार हूँ। मैं जो सकूँ मैं उर्दू में बात करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा उर्दू लैंग्वेज इतना अच्छा नहीं है, क्षमा कर देना गलत हो गया तो। सबसे पहले मैं उमर असगर खान साहब का ये अनबिलीवेबल मृत्यु के प्रति मेरे अपनी तरफ से और सारा नेपाली पीपल की तरफ से संवेदना व्यक्त करती हूँ, और उनके मृत्यु से सारा पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी में हुआ शोक को पावर में बदलने की हिम्मत आ सके। मैं ईश्वर गॉड से दुआ करती हूँ और ऐसे अनबिलीवेबल और संदेहात्मक मृत्यु को सारा पीपल के सामने सही पता लगाने के लिए और सामने लाने के लिए सारा पाकिस्तानी पीपल को बल मिले, मैं ये भी दुआ करती हूँ। इसके लिए नेपाल के पीपल की तरफ से जैसा सोलिडारिटी करना हो मुझे आज्ञा दीजिए। मैं जर्नलिस्ट के हैसियत से और एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तरफ से अपना प्रतिबद्धता व्यक्त करती हूँ। गांव-गांव से जाग उठो, बस्ती बस्ती से उठो, ये देश के मुहार बदलने के लिए उठो। ये गीत आप सब लोगों ने सुने हुए होंगे, और ये आवाज लाए, ये आवाज को प्रैक्टिकल बनाने के लिए एएसआर के इस वक्त एएसआर ने इस वक्त जो काम किया है, इसके लिए मैं एएसआर को धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। खास तौर पर बन्नी जो हम साथ कर रहे हैं, साथ काम कर रहे हैं, और उन्होंने हमें यहाँ बुला के जो ये स्थान दिया है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। साथ ही साथ हमारे लिए हॉस्पिटैलिटी का जैसा बंदोबस्त किया है यहाँ, इसके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं अब अपने विषय की तरफ में जाना चाहती हूँ। इतना लंबा सा मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि पहले हमने बहुत सी बात सुना है। पाकिस्तानी लोगों जो नेपाल गए हुए हैं उन लोगों को पता होगा नेपाल कैसा है, लेकिन जो नेपाल नहीं गए होंगे उन लोगों को पता नहीं होगा नेपाल कैसा है। नेपाल बहुत छोटा, सब तरफ, एक तरफ चीन से घिरा हुआ है और तीनों तरफ इंडिया से घिरा हुआ है। पाकिस्तान थोड़ा सा फासले में है, और बांग्लादेश भी 22 किलोमीटर का दूरी है। नेपाल का सब तरफ का बंदरगाह ये रास्ता है, इंडिया से जाना आना पड़ता है, इसीलिए ये इन्फ्लुएंस इंडिया से बड़ी है नेपाल में प्रैक्टिकल रूप में। और इसके साथ साथ अब हम विषय में जा रहे हैं। नेपाल में ये है कि पहले 1990 से आगे पंचायती गवर्नमेंट था और डेमोक्रेसी नहीं था। जब 1990 के पीछे डेमोक्रेसी आ गया, उसके बाद सब लोगों को ऐसा लगा कि डेमोक्रेसी ने सब कुछ दे देगा, गरीबी तोड़ेगा और सब इथनिक ग्रुप्स राइट पाएंगे,
महिलाओं को राइट्स होगा, ऐसे ऐसे था। लेकिन ऐसे हुआ कि गवर्नमेंट ने कुछ ध्यान नहीं दिया, पॉलिटिकल पार्टी अपने स्वार्थ के लिए काम करते चल बसे। इस दौर आपको पता होगा, मैं भी अभी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट वो आ रहे हैं, वो गवर्नमेंट सत्ता परिवर्तन करने के लिए आ रहे हैं, वो जूझ रहे हैं और नेपाल में अभी 1996 से कॉन्फ्लिक्ट है। हम इसी दौर में बढ़ने के साथ और अपने देश के कुछ नागरिकों के साथ हम काम कर रहे हैं इसी सिलसिले में, और पीस कैसे देश में ला सकें इसीलिए हम जा रहे हैं। पीस लाने से आगे हम इतना जरूर कहना चाहेंगे, पीस लाने के लिए पहले तो इसका प्रॉब्लम समझना चाहिए। नेपाल में गरीबी के कारण से, दूसरे इथनिक माइनॉरिटी के अधिकार न मिलने के कारण से और सोशल जस्टिस न मिलने के कारण से गांव के गरीब लोग माओइस्ट के साथ हुए हैं। यही बात है कि स्ट्रांगली पीपल्स आर ऑन द फेवर ऑफ माओइस्ट इन विलेज and government is trying to reduce Maoism more and more. This time we have state of emergency. हमारे यहाँ 6 महीनों से संकट काल घोषणा किया है और इस वक्त जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को बोलने का कुछ भी हक नहीं है। जो भी बोले तो बहुत मुश्किल होगा। आपको एक बात कहूँ, थोड़े दिन 15 डेज पहले मैंने एक लेख प्रकाशित करी थी। मैं गांव में जाती हूँ, गांव में जाके सभी खोज करती हूँ। मैं जर्नलिस्ट हूँ, इसीलिए कैसा सिचुएशन है, सिचुएशन को मैं पब्लिश करती हूँ। तो मैंने आर्मी ने जो किया था उनके खिलाफ एक लेख लिखी थी। एक घटना ऐसा था कि ये वुमेन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए थोड़ा सा जानना चाहिए। मुझे लगता है ऐसे एक जगह है वहाँ पर पश्चिम नेपाल में, वहाँ आर्मी चेक करता है। चेक करने के समय में गाड़ी के भीतर एक महिलाएं बैठी थी, बहुत सी लोगों थे, और उन्होंने क्या किया किसी को पता नहीं आर्मी ने, लेकिन उन्होंने क्या किया, आपको अपने मेरे शरीर छूने का कोई हक नहीं, आप जो चाहे चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मेरे शरीर छूने के लिए इजाजत नहीं देती हूँ। इसलिए उन्होंने क्या किया, मेरा भी हक है, मैं तुम्हें 2 घंटे तक नंगे सामने रख सकता हूँ। उन्होंने आर्मी ने वो बोला और उसके साथ वो बाहर लेके आए। आर्मी बैरक के सामने 2 घंटे तक वो रही, गाड़ी वहीं तक रहा। उसके बाद 2 घंटे के बाद वो चल के आई, वो रो रही थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा और गाड़ी वालों ने भी कुछ नहीं कहा। भीतर जो थे सब चुप रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो ये बात जब मैं वहां गई, मैंने सुनी तो मुझे ऐसा लगा ये सब बात उनके लिए नहीं हो रहा है। मैं महिला होने के नाते मैं नंगे हो रही हूँ आर्मी बैरक के आगे और मुझे बहुत पीड़ा हो रहा है। इस वक्त मैं क्या कर सकती थी? मैंने सोचा मैं कुछ नहीं कर सकती थी, या मैं अपनी जान दे देती थी इसके खिलाफ, या मैं नंगे सामने बैठती थी। मुझे ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया और मैंने वही बात दोहरा के आर्मी के विषय में लिख दिया। तो उसके बाद 7 दिन के बाद उन लोगों ने क्या किया, पब्लिकली स्टेटमेंट दे दिए। रेडियो नेपाल टेलीविजन और सब चैनल ने मेरे लेख के खिलाफ स्टेटमेंट दे दिया कि ये झूठ है, ऐसे झूठ मत लिखे, ऐसा झूठ लिखने से सोसाइटी में आर्मी का इज्जत गिर जाता है, ऐसा मत कीजिए। तो मेरे शुभचिंतक सब मेरे साथ फोन करने लगे, कुछ हुआ है कि नहीं। सभी लोगों ने पहले क्या किया था कि आपने बहुत अच्छा किया, थैंक यू, मैंने बहुत पा लिया थी। उसके बाद आर्मी ने स्टेटमेंट दे दिया और उसके बाद सब लोग डर गए। रात के वक्त भी फोन आते थे, तुमको कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन मुझसे कुछ भी नहीं हुआ। आर्मी ने कुछ नहीं किया, लेकिन पब्लिकली स्टेटमेंट दे दिए। ये सिचुएशन है लिखने के लिए जरिए भी, लेकिन स्थिति ऐसा ही नहीं है। रिलेशन आता है अब इंडिया से, हमारे छिमेकी तो इंडिया है। इंडिया से वेपन्स आर्म्स सप्लाई होती है सीधे, और मैं ऐसी जगह पहुंची गांव में कि वहाँ इंडिया के लोग सीमाना बॉर्डर
बॉर्डर पार करके हमारे तरफ आ रहे हैं, वहीं पर बैठ रहे हैं। वो माओइस्ट के लिए वेपन इंडिया से लाते हैं, सीधे देते हैं। वहाँ आर्मी भी नहीं पहुँचता, हम भी नहीं पहुँच सकते। हम गाड़ी लेके जाए तो वो लोग नहीं देते, आर्मी माओइस्ट जाने नहीं देते। ऐसी जगह में हम हैं। वहाँ जाके देखा, जब आर्मी पीपल ग्रुप बना के जाते हैं तो वो इंडियन पीपल क्या करते हैं, वेपन सारा नेपाल में है, नेपाल के बॉर्डर के नजदीक के वेपन इंडिया ले जाते हैं, नदी के किनारे में गिरा देते हैं, और जब आर्मी पीपल वापस आता है उसके बाद फिर लेके आते हैं। ऐसी सिचुएशन इंडिया और नेपाल के रिलेशन में चल रहे हैं। लेकिन सरकार क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट, इंडिया के गवर्नमेंट नेपाल को सहयोग करने के लिए बोल रहा है। कितनी बार सहयोग की बात भी की, लेकिन दो पीपल पकड़वा के वो बोलते हैं हमने नेपाल को सहयोग किया है, लेकिन कुछ भी नहीं किया है इंडिया ने। इसके साथ साथ ये जब पाकिस्तान के रिलेशन आते हैं, इसके बाद श्रीलंका के रिलेशन आते हैं, इसके बाद वो बोलते हैं वेपन सीधा ISI की तरफ से नेपाल में जाते हैं, और श्रीलंका में तमिल के तरफ से नेपाल जाते हैं। तो हम क्वेश्चन करते हैं उन लोगों से, इंडिया से हम क्वेश्चन, जब भी हो हम क्वेश्चन करते हैं, हम लिख रहे हैं ये बात, बार लिख रहे हैं कि जाते हैं, होता होगा इंडिया से, पाकिस्तान से वेपन्स जाता होगा, आर्म्स जाता होगा, लेकिन श्रीलंका से भी जाता होगा, हमें कुछ कहना नहीं। लेकिन रास्ता तो कहीं नहीं, रास्ता तो तीनों तरफ इंडिया है। इंडिया क्यों लाने देता, क्यों नहीं कंट्रोल करता वो, और वो ब्लेम करता है ISI और पाकिस्तान को। हमें इसमें, हम इसके खिलाफ है, सामने लाए हर बात। तो ऐसा सिचुएशन में हम गुजर रहे हैं। हम ऐसे लोग हैं, नेपाली लोग, कि जनता, हम इंडिया के बिना रह नहीं सकते, क्योंकि सारा सामान इंडिया से आते हैं। गवर्नमेंट इंडिया के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट बनाने और गिराने में इंडिया का बड़ा हाथ है। फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया। सो एवरीथिंग इज इंडिया नाउ फॉर नेपाल, एंड दे आर, it is very difficult for us, for we people, when we become against that, every sector started criticism for us. That is the reason. So उसके बाद अब आता है इंटरनेशनल रिलेशन। बहुत छोटा करती हूँ मैं, इतना गहराई में जाना नहीं चाहती। उसके बाद में आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। जब दिसंबर 13 में इंडिया में घटना हुई, उसके बाद सारा मीडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट है। हमने देखा है कि पाकिस्तान में टेररिस्ट है, हमें सुना है, और सब धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन ये टेररिस्ट है, हमने पढ़ा है। मेरे लिए भी क्वेश्चन हो जाता कि क्या सारा पाकिस्तानी टेररिस्ट है, क्या सारा पाकिस्तानी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट है, क्या है वहां पर, हमें पता नहीं। क्योंकि नेपाल और पाकिस्तान का रिश्ता अच्छा है, लेकिन हम ज्यादा तक नहीं जानते, क्योंकि पेपर तो नहीं जाते ना वहां तक, हमें पता नहीं क्या हुए, क्या है। नेपाल पाकिस्तानी न्यूज वी कैन नॉट सी, एंड ओनली फ्रॉम द गवर्नमेंट वी कैन नॉट बिलीव। नेपाली हो या पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, गवर्नमेंट मीडिया को हम इतना सा विश्वास भी कर नहीं सकते, इसीलिए हम ज्यादा तक कह नहीं सकते। लेकिन हमारे लिए एक क्वेश्चन है, कैसा है ये, हमें विश्वास है ये नहीं होगा। तो इसके बाद इस वक्त नेपाल के गवर्नमेंट यूएस गए हुए हैं। यूएस के गवर्नमेंट नेपाल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, नेपाल के लिए बहुत सी रुपए खर्च कर रहे हैं। नॉट ओनली द नेपाल, Pakistan and India also getting support from US for to reduce the terrorism, and नेपाल के लिए माओवादिस्ट को भी उन्होंने टेररिस्ट माना है गवर्नमेंट ने। सो हमें इसमें बहुत दुख है कि आज अफगानिस्तान में टेररिस्ट के नाम में जिस प्रकार के जुल्म हुए हैं, टेररिस्ट खत्म करने के नाम में, कहीं नेपाल में भी ऐसा ना हो, कहीं पाकिस्तान में भी ऐसा ना हो, और कहीं इंडिया में भी ऐसा ना हो कि इसका पीड़ा हम नेपाली लोग और सारा साउथ इंडियन लोग भुगते जाए। हमें इसमें बहुत दुख है कि ऐसा कभी भी ना हो, और इसके लिए हम सामने आना पड़ेगा। जहाँ तक कश्मीर और
इन कश्मीर के सिलसिले की बात है, बहुत सी सारी बात मैंने भी सुनी है। मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट था कि क्या है एक्चुअल सिचुएशन इन कश्मीर, बिकॉज आई डोंट नो एक्चुअली अबाउट दैट। सो आज मैंने बहुत सी सुनी है, मैं बहुत खुश हूँ जान के। ये है कि इसके सिचुएशन में जब न्यूक्लियर वार होने वाला था थोड़े आगे, जस्ट दोनों देश के गवर्नमेंट वो तो बहुत एक आपस में लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। हम नेपाल की तरफ से बहुत दुखी हुए, कुछ तो करना चाहिए। पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के सिविल सोसाइटी क्या कर रहे हैं, हमें कुछ मालूम नहीं, और इंडिया के सिविल सोसाइटी क्या कर रहे हैं, हमें कुछ मालूम नहीं। लेकिन हमें लगा कुछ तो करना चाहिए, इसीलिए मैं अपने आप सारा सिविल सोसाइटी से छान मारी और कुछ करना चाहिए, क्या करें। इसीलिए मैं साफर भी पहुंची थी, रीता मनचंदा और तपन बोस से भी बात हुई थी, और उसके बाद हम कुछ करना जा रहे थे। और इसी सिलसिले में मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में नहीं, रीजन में बहुत सी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। साफ एक है, साफर है, सार है, बहुत सी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। तो हमें लगा ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों एक ही साथ मिलके सबको मोबिलाइज क्यों नहीं करते। उन्होंने सब सिविल सोसाइटी पाकिस्तान में एक ही साथ सिविल सोसाइटी एक हो, नेपाल में एक हो, सब कंट्री में एक हो, तो एक ही साथ हम डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। एक ही समय हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं इसके खिलाफ कि पाकिस्तानी और कश्मीरी के सवाल के लड़ाई के खिलाफ हम एक ही साथ आवाज उठा सकते हैं, हमें लगा था। और हमने एक ट्राई भी किया, लेकिन उसके साथ साथ अभी वो वार थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, इसीलिए हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो चाहे ये मैं यहाँ प्रतिबद्धता व्यक्त करती हूँ कि मैं मेरे तो एक सिविल सोसाइटी के हैसियत से, एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के हैसियत से, तो चाहे तो जर्नलिस्ट के हैसियत से मैं नेपाल में जाके ये काम करने का वादा करती हूँ। आप चाहे तो सोलिडारिटी कैसे हो, सोलिडारिटी दिखाने के लिए मैं जिस वक्त भी मैं तैयार हूँ। और हम नेपाली लोग सब आप सिविल सोसाइटी के साथ हैं, मिलके हम काम कर सकते हैं। और इसी वक्त मैं आसार से बन्नी से भी मैं अनुरोध करूंगी कि साउथ एशियन रीजन में एक ही साथ पीस लाने के लिए कुछ काम कर सकता है सार ये आसार ले तो हम इसमें तैयार हैं। जैसे भी हो, जितना चैलेंज करना हो, गवर्नमेंट से चैलेंज करना हो और जिससे चैलेंज करना हो, हम चैलेंज के लिए तैयार हैं। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, जब तक हम अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, जब तक हम सिविल सोसाइटी इसके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। नेपाल के सीमित लोगों से भी कुछ नहीं होने वाला, पाकिस्तान के सीमित लोगों से कुछ नहीं होने वाला। और सभी लोगों के हम इकट्ठा होके साथ ही साथ चलें, साथ ही साथ आगे बढ़ें और सारा साउथ एशियन रीजन के अन्याय के खिलाफ लड़ें। गवर्नमेंट पावर के लिए लड़ रहे हैं, हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, इसी के लिए लड़ें। मैं आपसे यही दुआ करती, मैं अपने आप से, मेरे देश के तरफ से, मेरे एक प्रतिनिधि आए हैं राधा बुढ़ाथो के, उनके तरफ से मैं यही दुआ करती हूँ। और आप लोगों से वादा करती हूँ, सोलिडारिटी के लिए जो करना चाहिए मेरे देश के सवाल में, सिविल सोसाइटी के तरफ से, एक जर्नलिस्ट के हैसियत से, एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के हैसियत से मैं जो कर सकूंगी आपको करके दिखाऊंगी। और साथ ही साथ हम एक नहीं है, वहाँ पर हम बहुत सी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन साथ ही साथ काम कर रहे हैं। सोलिडारिटी है वहाँ पर, वही सोलिडारिटी हम यूज कर सकते हैं। तो मैं यही वादा करते, मैं इतना वक्त नहीं लेना चाहती। फिर भी समय देने के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद, और सब लोगों से परिचय कराने के लिए धन्यवाद, फिर भी धन्यवाद।